Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So moving on, we were learning about the topic of fruits of peoples of old scriptures. तो लास्ट लेक्चर में हमने लैंड एनिमल्स पढ़े थे. इस लेक्चर में हम बाकी एनिमल्स पढ़ेंगे. उनमें सबसे पहले आपका आ जाते हैं वाटर एनिमल्स. अच्छा, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि ओल्ड स्क्रिप्चर्स आपके कौन से थे या ओल्ड टेस्टमेंट्स कौन से थे जो कि पुरानी किताबें कुरान पाक के अलावा उतारी गई प्रॉफिट्स पे वो हैं. ठीक है, इस्लाम के हिसाब से 4 किताबें हैं. ठीक है, और वो जिन पे उतारी गई उनको अहले किताब कहते हैं. तो उसमें आ जाते हैं ज्यूज़ आ जाते हैं और क्रिश्चियंस आ जाते हैं. ठीक है, तो अब हम इसी तरह से देख लेते हैं. सबसे फर्स्ट आपका आ जाता है वाटर एनिमल्स. वाटर एनिमल्स में अच्छा, अब हम ये इस तरीके से देखेंगे. आपका जो पूरा टॉपिक है ये हम इसी तरीके से पढ़ेंगे कि लॉफुल वाटर एनिमल्स कौन से हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्क्रिप्चर्स, और फिर उसके बाद लॉफुल अनलॉफुल वाटर एनिमल्स कौन से हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्क्रिप्चर्स. उसके बाद हम देखेंगे कि लॉफुल और अनलॉफुल अकॉर्डिंग टू कुरान और इस्लाम क्या हैं, और फिर हम देखेंगे कि कितनी सिमिलरिटीज़ और कितने डिफरेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्क्रिप्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू कुरान. सो moving on, the first point, lawful water animals according to Old Testament are all those creatures which possess fins and scales. So according to the references, all kinds of fish with fins and removable scales are acceptable by Jews. तो आपके लॉफुल एनिमल्स, वाटर एनिमल्स वो आ जाते हैं. वो सब अब देखें, पानी में बहुत सारी क्रीचर्स हैं. ठीक है, कई ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके फिन्स नहीं हैं, कई ऐसे क्रीचर्स हैं जिनके स्केल्स नहीं हैं. ठीक है, तो ओल्ड स्क्रिप्चर्स के हिसाब से वो सब फिश जिनके स्केल्स होंगे और फिन्स होंगे वो हमारे लिए लॉफुल हैं, हम एक्सेप्टेबल हैं. अच्छा, इसमें आपके आ जाती हैं कौन सी फिश आ जाती है. इट इंक्लूड्स फिश विद साइक्लॉइड एंड स्टेनॉइड स्केल्स. साइक्लॉइड और स्टेनॉइड स्केल्स में हम देख लेते हैं ये है. तो आपकी जो फिश है उसमें साइक्लॉइड स्केल होगा जो कि स्मूथ होता है. ठीक है, और इस तरह से राउंडर एज होता है. स्टेनॉइड स्केल आपका अच्छा, स्टेनॉइड स्केल आपका आ जाता है जिसमें आपकी साइड पर थोड़ी सी आप कह रहे हैं स्पाइनी सी प्रोजेक्शंस होती हैं और वो थोड़ा सा स्क्वेरी लुकिंग होता है. तो जो हम आम मछली खाते हैं उसमें साइक्लॉइड और स्टेनॉइड स्केल्स होते हैं. ठीक है, इस तरह से. तो अकॉर्डिंग टू ज्यूज हम वो हर तरह की फ़िश खा सकते हैं जिनमें साइक्लॉइड और स्टेनॉइड स्केल्स होते हैं. अब बाकी और भी तरह के स्केल्स होते हैं, गायनाइड स्केल्स भी होते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा भी स्केल्स होते हैं. अब वो इस तरह से होता है कि वो जो स्केल्स होते हैं वो ट्रायंगुलर शेप्ड होते हैं या लॉन्ग ओवल शेप्ड होंगे. ठीक है, तो उस तरह के हम स्केल्स वाली फ़िश नहीं खा सकते. या कई फ़िश होती हैं जिनके ऊपर बिल्कुल स्केल्स नहीं होते, तो वो सब हम नहीं खा सकते अकॉर्डिंग टू ज्यूज. अब आ जाता है इसमें अनलॉफुल वाटर एनिमल्स अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट are all those creatures which do not possess fish and scales. तो रेफरेंस के हिसाब से वो सब creatures जिनमें fish और scale नहीं होगा वो unlawful होगा. It includes shellfish such as oysters, squids, shrimps, prawns, clams and cockles. तो ये सब examples हैं. इन examples को हम आगे देख लेंगे. According to Holy Quran, there are no restrictions on the kind of sea animals that can be consumed by Muslims. तो कुरान में, होली कुरान में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सी एनिमल्स में, कुरान पाक के रेफरेंस में नहीं है. तो अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. इसमें आपके आ जाते हैं ऑयस्टर्स आ जाते हैं. ऑयस्टर्स नॉर्मली आपके इस तरह से बिग शेप्ड होते हैं और जब उनको खोलते हैं तो उनके अंदर ये सॉफ्ट स्क्विशी मैस होता है
फिश का, एंड दे आर कुक्ड इसी तरह से, बंद ही कुक होते हैं, और जब वो उनको खाने से पहले उनको खोलते हैं, या नहीं वैसे ये तो खोल के भी आपके पके हुए होते हैं, तो लेकिन ज़्यादातर वो इस तरह के होते हैं, बड़े बड़े सी शेल्स टाइप होते हैं। नेक्स्ट आपके आ जाते हैं स्क्विड्स। स्क्विड ज़्यादातर इस तरह के होते हैं। अब स्क्विड्स में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, कालामारी भी आ जाती है, स्क्विड भी आ जाती है, फिर स्क्विड्स में भी लॉन्ग शॉर्ट स्क्विड्स आ जाते हैं। तो नॉर्मली आपकी जो स्क्विड्स इस तरह की शेप के होंगे वो स्क्विड होते हैं, और ये पार्ट कंज्यूमेबल होता है, और कई रिलीजन्स में या कई कल्चर्स में ये पार्ट भी खाया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं श्रिम्प्स। श्रिम्प्स आपके इस तरह की शेप के होते हैं, दे डोंट हैव फिन्स और स्केल्स, तो ये इस तरह के होते हैं, और कुक होके इस तरह की शक्ल होती है उनकी। नेक्स्ट आपका प्रॉन्स आ जाता है। अच्छा, अब प्रॉन और श्रिम्प तकरीबन सेम है। अगर आप यहाँ पे देखें तो श्रिम्प ये है और प्रॉन ये है। थोड़ा सा फ़र्क कितना आ जाता है कि जो आपका प्रॉन है थोड़ा सा उसका साइज़ समटाइम्स बड़ा होता है, अगर ना भी बड़ा हो तो उसमें प्रॉन्स हैव क्लॉज ऑन द 3 ऑफ द 5 पेयर्स ऑफ लेग्स, उनके पास क्लॉज होते हैं, लेकिन जो श्रिम्प होते हैं उनमें कम लेग्स पे क्लॉज होते हैं, प्रॉन में ज़्यादा लेग्स पे क्लॉज होते हैं। फिर एक और चीज़ ये देख लें, कलर देख लें आप, श्रिम्प का कलर थोड़ा सा लाइटर साइड पर होता है और प्रॉन का थोड़ा सा डार्कर साइड पर होता है, और कुक होके इस तरह से शेप होती है, या अनकुक्ड जो है अगर कुक करने लगे हैं तो इस तरह की शेप होती है प्रॉन की, और इस तरह की शेप होती है या कलर होता है श्रिम्प का। तो तकरीबन सिमिलर स्पीशीज़ हैं प्रॉन और श्रिम्प की। नेक्स्ट आपका आ जाता है, अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, श्रिम्प के डिफरेंट साइजेस होते हैं, लेकिन प्रॉन के ऐसे जितने ज़्यादा डिफरेंट साइजेस नहीं होते। ये मैंने पिक्चर्स इसलिए लगाई हैं ताकि आपके ज़हन में एक इमेज बन जाए और आपको समझ आ जाए कि कौन से एनिमल्स कौन से हैं। एज यू ऑल आर इन अकॉर्डिंगली आप नए हैं, तो मैं आपको लेक्चर्स में इसीलिए ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन देती हूँ एनिमल्स की या डिफरेंट फूड्स की, या इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशंस बताती हूँ, ताकि आपके ज़हन में एक प्रॉपर इमेज बन जाए और आपको पता हो कि किस प्लांट की या किस एनिमल की या किस फूड की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट यू नीड अ डिटेल्ड नॉलेज ऑन एवरी काइंड ऑफ फूड, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं स्पेशल मेहनत करके लिए आपके लिए स्पेशल पिक्चर्स निकालती हूँ। मूविंग ऑन, क्लैम्स और ऑयस्टर्स में ये फ़र्क है कि क्लैम्स थोड़े से स्मूदर शेप्ड होते हैं और थोड़ा सा उनका साइज़ छोटा होता है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, जो ऑयस्टर्स होते हैं ना वो शेल्स होते हैं जिनके अंदर से पर्ल निकलता है। जो हमें पर्ल मिलता है वो ज़्यादातर हमें ऑयस्टर्स में से मिलता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है कॉकल्स। अब कॉकल्स देखिए, वो आपके क्लैम से भी ज़्यादा छोटे साइज़ के हैं और ऊपर से स्मूथ शेप नहीं है, प्रॉपर एक शेल बना हुआ, जो छोटी छोटी शेल्स टाइप होते हैं ना, ये आपके क्लैम्स होते हैं, सॉरी ये आपकी कॉकल्स होते हैं। तो ये सब के सब अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्क्रिप्चर्स परमिटेड नहीं है। मूविंग ऑन, तो अब हम देख लेते हैं ओल्ड टेस्टामेंट्स के हिसाब से हमने लॉफुल और अनलॉफुल पढ़ लिए। लॉफुल जो है आपके फिश विद स्केल्स एंड फिन्स हैं, और अनलॉफुल फिश विदाउट स्केल्स एंड फिन्स हैं, ठीक है। कुरान पाक में इसके बारे में ऐसा कोई डायरेक्ट लॉ नहीं है, लेकिन मुस्लिम स्कॉलर्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं, उनके व्यूज़ डिफ़र करते हैं वाटर एनिमल्स के हिसाब से, तो वो हर सेक्ट में डिफरेंट है। तो उसमें अकॉर्डिंग टू हनफी सेक्ट, ऑल वाटर एनिमल्स दैट रिजेंबल फिश आर लॉफुल एंड अदर्स आर अनलॉफुल। तो अब इसमें सेम उन्होंने ये बात कर दी कि हर तरह के वाटर एनिमल्स जो फ़िश की तरह के लगते हैं वो लॉफुल हैं। अब जैसे स्टार फिश है फॉर एग्जांपल, या मोंटा रे फिश है, या आपकी आ जाती हैं सी हॉर्स आ जाता है, ठीक है, या फिर आपके जिस तरह से ये आ जाते हैं, जो एग्जांपल मैंने आपको दिए, क्लैम्स आ जाते हैं, ऑयस्टर्स आ जाते हैं, ये फ़िश की तरह के नहीं लगते, ठीक है। तो ये हमारे लिए अनलॉफुल है, ठीक है। तो हनफी सेक्ट के हिसाब से
सारे वाटर एनिमल्स जो कि फ़िश की तरह के लगते हैं वो हम खा सकते हैं, फ़िश की तरह के होने चाहिए। फ़िश कौन सी, जो हम नॉर्मली फ़िश खाते हैं उस तरह की शेप की या उससे मिलती जुलती शक्लें होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू जाफरी सेक्ट ओनली फिश पोजेसिंग फिन्स एंड स्केल्स आर लॉफुल। तो जाफरी सेक्ट जो है उसके हिसाब से सिर्फ वो फिशेस जिनमें फिन्स और स्केल्स होंगे वो लॉफुल हैं। तो ज़्यादातर वो फ़िश जो हैं वही होती हैं जो हम खाते हैं, इसी तरह की फ़िश होती हैं इनसे आउटसाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे श्रिम्प है ये अनलॉफुल है अकॉर्डिंग टू जाफरी सेक्ट, और उसी तरह से स्क्विड है ये भी अनलॉफुल है अकॉर्डिंग टू जाफरी सेक्ट। तो ये इसमें थोड़े से डिफरेंसेस आ जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू, अच्छा अब ये देखें आपके जाफरी सेक्ट का और ओल्ड टेस्टामेंट की व्यूज़ सेम है कि फ़िश जिनके फिन्स और स्केल्स होने चाहिए वो लॉफुल होती हैं। अच्छा, मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू इस्लाम फिश इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ डेड मीट एंड इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ गेम मीट। अच्छा, गेम मीट जो है वो हमारे लिए हलाल है, ये हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। गेम मीट वो होता है जो आप हंट करते हैं, ठीक है। तो उनमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनकी डिफरेंट वो हैं, आप कह लें डिफरेंट कैटेगरीज हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जितनी भी एनिमल्स आपके गेम मीट में आते हैं वो सब हमारे लिए लॉफुल हैं। तो जो फ़िश है उसको ऑल्दो देखें, अब फ़िश जो है वो डेड मीट है, ठीक है। फ़िश को पानी से निकाला तो वो फ़ौरन मर जाएगी, ठीक है। तो वो एक तरह से डेड मीट हुआ, लेकिन हमारे लिए फ़िश एक वाहिद डेड एनिमल है जो हम खा सकते हैं, और उसको इस्लाम में डेड मीट की कैटेगरी में इंक्लूड ही नहीं किया जाता, उसको इस्लाम में गेम मीट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, मतलब हंट करके खाएगी है, ठीक है। नेक्स्ट, दस देयर इज़ नो नीड फॉर स्लॉटरिंग राइट फॉर फिश, क्योंकि फ़िश को डेड मीट में नहीं डाला जाता और उसके अलावा उसको स्लॉटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो फ़िश के ऊपर आपको अगर स्लॉटर करने की ज़रूरत ही नहीं है तो फिर स्लॉटरिंग राइट की भी ज़रूरत नहीं है। स्लॉटरिंग राइट होता है वो जो रिचुअल है हम इस्लाम में कि आपने गर्दन काटनी है और जैगुलर वेन कटनी चाहिए और खून बहाना चाहिए, तो वो जो रिचुअल है वो उसकी, और वो स्लॉटर करते हुए छुरी फेंकते हुए बिस्मिल्लाह पढ़नी है। तो वो जो ये राइट है इसकी हमें विद फ़िश हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इसके अलावा कुछ कंसिडरेशंस हमने देखनी है। दीज आर, इट इज़ अनलॉफुल टू ईट फिश दैट हैज़ डाइड ऑन इट्स ओन बिफोर कैच और इज़ फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो दो बातें की गई हैं इसमें कि वो फ़िश जो मतलब हमने पकड़ने से पहले ही, मतलब आपने जैसे आप जाल डालते हैं और जाल से आप फ़िश निकालते हैं, ठीक है, और फ़िश जो आपकी जाल में आती है जब आप निकालते हैं उसको वो थरथरा ही नहीं रही, वो पहले से डेड है, ठीक है, तो आप वो फ़िश नहीं खा सकते। अब इसमें आया था कि अक्सर ऐसा होता है कि एक बार इस तरह से हुआ था कि ऑयल टैंकर कराची के रिवर में, कराची के सी में ना गिर गया। तो जब ऑयल टैंकर गिरा तो वहाँ पे जितनी मछली थी वो सब की सब ऊपर फ्लोट करने लगी, इट वॉज डेड। तो बहुत लोगों ने वहाँ से निकाल के वो खाई, बट वो हमारे इस्लाम में परमिटेड नहीं है जो पहले से मर चुकी हुई हो। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात आ जाती है, इस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, अब इसकी ये बात आ जाती है कि जो मछली मर जाती है ना, वो मछली जो मछली जिंदा होती है वो पानी के अंदर तैरती है, स्विम करती है, ठीक है, और जो मछली मर जाती है वो पानी की सतह पे फ्लोट करने लग जाती है, वो पानी की सतह पे आ जाती है और वो वहीं रहती है, वो वापस पानी के अंदर नहीं जाती, ठीक है। तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पानी के ऊपर हो और हिल भी नहीं रही हो, ठीक है, तो वो मछली इट डाइड, ठीक है। तो वो मछली हम नहीं खा सकते। अच्छा, बट इफ़ अ फिश इज़ थ्रोन अशोर अलाइव इट कैन बी ईटन। लेकिन इसमें वो फिश जो कि होता है ना, वेव्स क्रैश करती हैं, वेव्स में मछलियाँ भी होती हैं, और वेव्स जब
बीच पे आके क्रैश करती हैं तो अक्सर मछली छोड़ जाती हैं। तो अगर मछली थरथरा रही है और जिंदा है, ठीक है, वो क्रैश कर गई है, ठीक है, वेव ने थ्रो कर दी है, ठीक है, तो हम वो वाली मछली खा सकते हैं। बस रूल ये है कि जब आप कैच करें, कैच करने से पहले वो मरी भी ना हो, कैच करें तो उसमें वो जिंदा होनी चाहिए, बस रूल ये है आपका। और ये जो रूल्स हैं ये आपके इन इस्लाम है, सिर्फ एक सेक्ट पे नहीं आते, ये सारे सेक्ट पे आते हैं कि स्लॉटिंग राइट की ज़रूरत नहीं होती, वो कैटेगरी होती है, गेम मीट की कैटेगरी में आती हैं, और पहले से मरी हुई मछली आप नहीं खा सकते। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके बर्ड्स। तो बर्ड्स में हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट दे शुडंट बी, अच्छा ये जो आपके बर्ड्स हैं ये आपके अनलॉफुल बर्ड्स के बारे में है, ठीक है। अकॉर्डिंग अनलॉफुल बर्ड्स जो हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टमेंट दे आर नॉट बर्ड्स ऑफ प्रे, कि वो जो हैं प्रे ना करते हो, मतलब कि वो ऐसे बर्ड्स ना हो जो हंट करके खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है दे डोंट हैव फ्रंटल टो। फ्रंटल टो का मतलब है कि वो बर्ड्स जो हैं उनका अब आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल हैन है, तो हैन का एक टो पीछे भी होता है और 2-3 आगे होते हैं, 3 आगे होते हैं, एक पीछे होता है, 4 टोज होते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स के 4 टोज होते हैं, ठीक है। अब वो 4 या तो सीधे होते हैं या थोड़े से टेढ़े होते हैं, लेकिन होते 4 हैं। तो वो बर्ड्स जिनके सिर्फ आगे टोज हों और पीछे टोज ना हो, वो बर्ड्स हराम है अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट। फिर नेक्स्ट आ जाता है दे हैव क्रा एंड अ डबल स्किन स्टमक इजीली सेपरेटेड। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं, मैं आगे आपको पिक्चर से समझाती हूँ। लेकिन ये है कि उनकी क्रॉप होनी चाहिए और उनका इजीली सेपरेटेड स्टमक होना चाहिए, उसको गिजर्ट कहते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है दे कैच फूड थ्रोन इन द एयर देन प्लेस इट ऑन द ग्राउंड एंड टीयर इट विद देयर बीक बिफोर ईटिंग, ठीक है। तो इसमें आपके सॉरी, ये सब मैं आपको लॉफुल बर्ड्स के बारे में बता रही हूँ। आई डिडंट टेल यू बिफोर, ये लॉफुल बर्ड्स के बारे में कि इनमें वो बर्ड्स नहीं आते जो हंट करते हैं, वो बर्ड्स नहीं आते जिनका सिर्फ फ्रंट में टोज होते हैं, बैक साइड पे नहीं आते। वो बर्ड्स आते हैं जिनकी क्रॉप होती है और गिजर्ड होता है, ये मैं अभी आपको पिक्चर से समझा देती हूँ। और फिर वो बर्ड्स आते हैं जो वो बर्ड्स आते हैं जिनको अगर एयर पे कोई खाना खींचा जाए तो वो उसको फ़ौरन से पकड़ लें और फिर उसको ग्राउंड पे रख के अपनी बीक से तोड़ें, लेकिन अपने क्लॉ में पकड़ के ना तोड़ें, ठीक है। तो वो बर्ड सारे हमारे लिए लॉफुल होते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो बर्ड्स विथ फॉरवर्ड फेसिंग टोज, फ्रंट टो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बर्ड है इसका बैक साइड पे कोई टो नहीं है, सबके सब सामने है, ठीक है। ये मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ सैंडललिंग की। तो ऐसा जो बर्ड होता है वो अनलॉफुल है इन द ओल्ड स्क्रिप्चर्स। नेक्स्ट आप आ जाएं क्रॉप ऑफ बर्ड, ठीक है। अच्छा, क्रॉप जो होती है वो आपका ये बर्ड का ये पार्ट होता है, अगर बर्ड की ये निकली हुई है ना, ये वाला पार्ट निकला हुआ है, तो वो बर्ड जो है लॉफुल है। लेकिन इस पार्ट के साथ साथ उस बर्ड में गिजर्ड भी होना चाहिए, ठीक है। अब गिजर्ड क्या है, ये अलग से सेपरेट स्टमक है, ठीक है, उसको हम गिजर्ड कहते हैं, ठीक है। तो जो बर्ड्स हों जिनमें क्रॉप होती है या गिजर्ड होता है, ये आगे से जो जिनका पोर्शन बाहर निकला होता है, वो बर्ड्स जो हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट हम खा सकते हैं। पिक्चर में भी आप ये देख लें, ये क्रॉप जो है अलग से बाहर हुई हुई है, ठीक है। तो ये सब जो हैं बर्ड्स लॉफुल हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट्स। Holy Quran has mentioned quail as a good friend of the people of Moses. तो कुरान पाक में जो ज्यूज़ हैं
उनके बारे में बताया गया है कि उनके लिए जो उनके ज़माने में जो इसराइली थे, जो हज़रत मूसा की कौम थी, उनके ऊपर उतारी गई थे मनो सलवा उतारा गया था। तो जो मनो सलवा है वो बेसिकली एक तो मीठी बूंदी थी, ठीक है, और जो सलवा है वो आपका ये खुएल था, जिसको हम उर्दू में बटेर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है, इससे हमें पता चलता है कि खुएल हज़रत मूसा के टाइम पे लॉफुल बर्ड था, ठीक है। तो लॉफुल बर्ड्स according to Jewish and Islamic regulations include, तो इसमें आप क्या आ जाते हैं, all falls similar in characteristic to quail, ठीक है। सब तरह के बर्ड्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बटेर जैसी होती हैं, क्वेल जैसी होती हैं, वो सब हमारे लिए लॉफुल हैं। नेक्स्ट, बर्ड्स दैट पोजेस अ क्रॉप एंड अ गिजर्ड। क्रॉप और गिजर्ड मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, तो वो सब भी हमारे लिए लॉफुल हैं। बर्ड्स दैट आर नॉट प्रेडेटरी डोंट हंट देयर प्रे। अब प्रेडेटरी होते वो हैं, प्रेडेटरी या प्रीडेटर, प्रेडेटरी वर्ड निकला है प्रीडेटर से। प्रीडेटर्स वो होते हैं एनिमल्स जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, या फिर वो एनिमल्स जो हंट करते हैं अपने प्रे को, ठीक है, जो कार्निवोर्स होते हैं। तो इसमें बर्ड्स जो कि हंट नहीं करते अपने प्रे को, वो सारे के सारे लॉफुल हैं। अब मैं यहाँ पे अक्सर इस तरह के वर्ड्स यूज़ करती हूँ जिनके साथ मैं ब्रैकेट में कोई और वर्ड ही लगाती हूँ या सेकंड वर्ड लगाती हूँ। तो जो फर्स्ट वर्ड होता है वो आपका बुक में होता है, और सेकंड वर्ड जो होता है वो मैंने आपके आसानी के लिए लिखा होता है, ताकि आपको समझ आ जाए कि जब आप बुक पढ़ें तो आपको कोई मसला ना हो, आपको ये ना लगे कि आपने कोई वर्ड पहली बार पढ़ा है और उस वर्ड का क्या मतलब है, आपको पढ़ने में आसानी हो। तो बहुत ज़्यादा बेहतर है कि जब मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो आप अपनी बुक खोल लें और साथ साथ लेक्चर सुनते जाएं। तो ये लेक्चर जो है बुक की वर्डिंग को बहुत ज़्यादा आसान करके आपकी समझ के मुताबिक बनाया गया है, ताकि आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। So, moving on, birds whose main primary feed consists of vegetable matter, seeds and leaves. तो अब इसमें बर्ड्स अगर मतलब प्राइमरी या मेन फीड, ज़्यादा फीड जो खाते हो सकता है कि वो बर्ड्स इंसेक्ट्स भी खा रहे हों, लेकिन वो बर्ड्स थोड़ा हिस्सा, उनकी फीड का वो हिस्सा थोड़े में शामिल होता है। ज़्यादातर जो उनकी फीड है वो प्लांट फूड खा रही हो, ठीक है। वो सब बर्ड्स जो प्लांट फूड ज़्यादातर खाते हैं वो हमारे लिए लॉफुल होते हैं, ठीक है। प्लांट फूड में सब आ जाता है, वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सीड्स आ जाते हैं, लीव्स आ जाते हैं, सब प्लांट का कोई भी पार्ट आ जाता है। तो ये सब के सब जो बर्ड्स हैं ये जूइश में भी और इस्लामिक रेगुलेशंस में भी सेम है, ठीक है। ये सब जो हैं लॉफुल बर्ड्स हैं और दोनों में ये सेम आते हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज इंसेक्ट्स। According to Old Testament, locust and similar species are permitted. तो जिस तरह से कुरान पाक में है उसी तरह से ओल्ड टेस्टामेंट में भी आपकी जो लोकस्ट है, जिसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, जिसको उर्दू में बड़ी टिड्डी भी कहते हैं, वो परमिटेड है। And according to Islam, in Holy Quran there are no references on the issue of insects as food. तो होली कुरान में हमें कोई रेफरेंस नहीं मिलेगा कि हम इंसेक्ट्स ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन जो हदीस है, हम हदीस से प्रूफ ले लेते हैं कि हदीस के हिसाब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोकस्ट खाया था अपने सहाबा के साथ, ठीक है। इन हदीस देयर इज़ प्रूफ दैट होली प्रॉफिट मोहम्मद Sallallahu Alaihi Wasallam has eaten locust with his followers. Thus, locust is lawful in Islam. Locust fall under the category of game meat, so it's lawful. It should be hunted and eaten upon Allah's name. तो जो locust है, जिस तरह से आपकी फिश है उसको डेड मीट से निकाल के हंटेड मीट में या आप कह लें गेम मीट की कैटेगरी में डाला था, इसी तरह से जो लोकस्ट है उसको भी हम गेम मीट की कैटेगरी में डालते हैं।
तो जब आप लोकस्ट को हंट करते हैं तो आप उसको हंट करते वक्त या हंट करने से पहले इस नियत से हंट करें कि ये अल्लाह के नाम पे आप हंट करेंगे, और उसके बाद जब आप खाने लगते हैं तो खाली से पहले उसके ऊपर अल्लाह का नाम लें। तो इस पर भी स्लॉटरिंग राइट नहीं होता कोई, तो अल्लाह का नाम लें और आप इसको खा सकते हैं। हनी, according to Old Testament, there is no direct verse in Old Testament, but its lawful status is observed from verse जो है ये आपका 3.8 है, which translates to bring the people of Moses to a good land flowing with milk and honey। अच्छा, अब इसमें डायरेक्ट ओल्ड टेस्टमेंट में कोई डायरेक्ट वर्स नहीं है जिसमें कहा हो कि ये हनी आपके लिए लॉफुल है या हनी आपको खाना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली जो है ट्रांसलेट होता है। जो एक वर्स है वहाँ से ट्रांसलेट होता है, और उसमें ये था कि जब हज़रत मूसा की कौम को निजात दिलाई गई, फ़िरौन से निजात दिलाई गई, तो फ़िरौन से निजात दिलाने के लिए उनको कहा कि आपने हिजरत करनी, मूव करना है, और मूव करके तो इस वर्स के हिसाब से उनको ये कहा गया कि मूव करके अगर आप मूव करेंगे तो आपको एक अच्छी ज़मीन पे लेके आएंगे, और वो ज़मीन जो है भरी होगी दूध से और शहद से। तो इससे हम ये ट्रांसलेट कर सकते हैं कि दूध और शहद जो है ओल्ड टेस्टमेंट के हिसाब से लॉफुल था। नाउ अकॉर्डिंग टू कुरान, हनी इज़ रिगार्डेड एज ए न्यूट्रिशनल ड्रिंक एंड हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। कुरान पाक में हनी की बहुत तारीफ़ की गई है और उसको न्यूट्रिशनल ड्रिंक भी कहा गया है, और ये भी बताया गया कि उसकी तबी प्रॉपर्टीज़ हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि इट्स हाईली यूजेबल ड्रिंक। There are no differences for honey laws in Quran and Old Testament। तो कुरान के हिसाब से और ओल्ड टेस्टमेंट्स के हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। हनी मतलब आप ले सकते हैं, और इवन लोकस्ट भी आप ले सकते हैं। तो इन इंसेक्ट्स के लॉज में, लॉफुल लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है, और इवन अनलॉफुल लॉज में भी कोई डिफरेंस नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you for listening to me. If you have any queries, you can ask me. Allah Hafiz.